जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है हिंदी के टेस्ट में। ये छठा टेस्ट है। इसके पहले मैं 5 टेस्ट करवा चुका हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है, यूपी आर ओ 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है। 11 फरवरी को एग्ज़ाम है ये। ठीक है, तो तैयारी ज़ोरों शोरों से लग जाइए अपने तैयारी पर। तो शुरू करते हैं इस छठे टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाहरी बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक या फिर संख्यावाचक? तो सही उत्तर है गुणवाचक। कैसे? ये गुण बता रहा है। कैसा? कि वो बाहर का है ना। उसका गुण क्या है? कि वो बाहर का है। ना तो ये सार्वनामिक है, ना ही परिमाण है, ना संख्यावाचक है। इसमें कोई भी संख्या नहीं बताई जा रही है, कोई भी मात्रा नहीं बताई जा रही है, और ना ही इसमें सर्वनाम सूचक कोई शब्द है। तो बाहरी जो है वो गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द है जातीय। जातीय का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस हैं विजातीय, अजातीय, प्रजातीय या फिर सजातीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, विजातीय सही उत्तर है। देखिए, जातीय का उल्टा विजातीय और विजातीय का उल्टा जातीय। अजातीय कोई शब्द नहीं होता है। प्रजातीय जो एक ही प्रजाति का हो, यानी कि एक ग्रुप होता है। और सजातीय जो होता है वो सेम जाति का जो हो वो सजातीय होता है। सेम ग्रुप का होता है वो सजातीय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अध्यात्मिक, ये तो गलत ही है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर अधिआत्मिक? तो इसमें सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन 2, आध्यात्मिक, ये सही है। बाकी के तीनों की स्पेलिंग जो है, वर्तनी जो है, वो गलत है। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी, पक्षी का समानार्थी क्या होगा? पन्नग, केकी, अली या फिर खग? तो सही उत्तर है खग। खग इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पक्षी का अर्थ जो होता है वो जो सिनोनिम होता है, यानी कि जो पर्यायवाची होता है, समानार्थी होता है, वो खग होता है। बाकी जो हो गया वो पक्षी के समानार्थी नहीं है। पन्नग होता है सर्प का, सांप का होता है। केकी बोलते हैं मयूर को, मोर को केकी कहा जाता है। अली कहते हैं भंवरे को। ठीक है, भंवरा जो होता है वो होता है अली। तो खग ही इसमें सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो शब्द कौन सा है? एकांत। एकांत का समानार्थी शून्य, एकता, अचानक या फिर सहसा? तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है शून्य। शून्य एकांत का सही समानार्थी है। एकता नहीं होगा, अचानक भी नहीं होगा और सहसा भी नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। अपने एग्जाम में जब भी जाएं प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में लिखा होता है सुमेलित नहीं है, लेकिन लोग जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो गलत ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखें। इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। किसका? तद्भव तत्सम का, यानी जो पहला है वो तद्भव है और जो दूसरा वाला है वो तत्सम है। तो घड़ा, घट, ये घड़ा जो है वो तद्भव है और घट इसका तत्सम है, तो ये तो सही है। घात, घाव, घर, ग्रह या फिर घिन, घृणा? अगर आप चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो घिन तद्भव है और इसी का तत्सम होता है घृणा। घर तद्भव होता है और घर का तत्सम होता है ग्रह। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये तत्सम है और ये तद्भव है, तो ये ऐसे होगा, घाव पहले होगा, घात बाद में होगा। क्योंकि घात ही तत्सम होता है और घात का ही तद्भव बन जाता है घाव। तो यहाँ पे बात चल रही थी तद्भव तत्सम की, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो तत्सम तद्भव की है, उल्टा है। इस वजह से यही राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, कौन सेंटेंस के किस भाग में गलती है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है पर विकल्प चुने। तो जो वाक्य है वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4? तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो का है, का की जगह पे होगा के। ठीक है, कारक की त्रुटि है यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या होगा? वह 4 दिन के आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन। पहले पार्ट में गलती है और ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
परीक्षण गलत है, परीक्षण ये भी गलत है, परीक्षण ये गलत है। सही उत्तर इसमें है परीक्षण, यही वर्तनी सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, ठीक है। तो इसमें से बाकी ऐसे होंगे, 3 जो होंगे वो तत्सम होंगे और एक तत्सम नहीं होगा, ठीक है। तो कपाट, कपाट तो तत्सम है ही, इसका तद्भव क्या होगा? किवाड़ होगा। फिर कोठी, कोठी तद्भव है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? कोठी है। तो कोठी तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? कोष्ठिका, ठीक है, कोष्ठिका इसका तत्सम होगा। कुठार, कुठार तद्भव है, ठीक, तत्सम है, कुठार तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा कुल्हाड़ा, ठीक है, कुल्हाड़ा। और कुष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव होगा कोढ़, ठीक। तो कुष्ठ, कुठार और कपाट ये तीनों तत्सम है, इनके तद्भव इधर मैंने लिख दिए, ठीक है। बाकी का जो दूसरा ऑप्शन है वो है तद्भव। कोठी जो है वो तद्भव है, कोठी का तत्सम क्या होगा? कोष्ठिका। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा? प्रकाशित, स्वच्छ, धूमिल या फिर पारदर्शी। तो उज्ज्वल मतलब कि जिसमें चीज़ें दिखाई दें, प्रकाशित भी इसका विलोम नहीं है, स्वच्छ साफ है, चीज़ें दिखेंगी, ये भी इसका विलोम नहीं है, पारदर्शी, पारदर्शी में भी चीज़ें दिखेंगी, ये भी इसका विलोम नहीं होगा। तो सही उत्तर है धूमिल, धूमिल में चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो उज्ज्वल का विलोम है। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण मैंने बताया था आपको, सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो कि सर्वनाम का उपयोग करके, ठीक है, सर्वनाम का बोध होता है। तो 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, यहाँ पे 60 का यूज़ हुआ है, तो 60 क्या है? संख्यावाचक है। किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, यहाँ पे कुछ जो है वो भी परिमाणवाचक है। वह घर अभी बना है, तो घर यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। बाकी यहाँ पे थोड़ा घी लेकर आइए, यानी कि थोड़ा जो है वो भी परिमाणवाचक है, असंख्या मतलब इसमें कि असंख्य वाचक है, ठीक है, गिनती नहीं हो सकती, थोड़ा, ठीक। तो थोड़ा घी लेकर आइए, ये भी नहीं है सार्वनामिक, तो सार्वनामिक विशेषण इसमें है वह, ठीक है। तो सही ऑप्शन 3। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। तो वाक्य है, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे, यानी एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे, उनको क्या कहते हैं? सहोदर, सगोत्र, सहोदर या फिर सहोदर। तो सही उत्तर है सहोदर, सहोदर सही उत्तर है। सगोत्र क्या होता है? जो कि एक ही गोत्र से हो, यानी कि जिनके पूर्वज एक हों, ठीक है, एक ही पूर्वज, जिनके पूर्वज एक हों वो सगोत्र के होते हैं। सहोदर सही शब्द नहीं होता, सहोदर भी सही शब्द नहीं होता, सहोदर सही शब्द होता है। सहोदर अगर आप इसको तोड़ेंगे तो लिखा होता है सह उदर, ठीक है, ठीक है, सह उदर। तो सह उदर से बना सहोदर, यानी कि एक ही उदर से, उदर में साथ, तो एक ही उदर यानी एक ही कोख से पैदा हुए बच्चे सहोदर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। लघुत्तम, उच्चतम, महत्तम, निम्नतम। देखिए, लघुत्तम और निम्नतम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम होने की बात की जा रही है, कम की बात की जा रही है। इसमें पूछ रहा है जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, यहाँ पे बढ़ने की बात की जा रही है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो गए उच्चतम और महत्तम में। तो देखिए, उच्चतम जो होता है वो ऊंचाई पर होता है, यानी कि उच्चतम क्या हो गया? जो सबसे ऊंचा हो, उससे कोई ऊंचा ना हो, तो वो उच्चतम होगा। यहाँ पे जो प्रश्न है उसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, उच्चतम सही ऑप्शन है। तो महत्तम क्या होता है? महत्तम जो होता है सबसे श्रेष्ठ जो होता है, ठीक है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो होता है महत्तम। यहाँ पे ऊंचाई नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दीपक कक्षा में पढ़ने में सबसे श्रेष्ठ है, तो वो कक्षा में पढ़ाई में श्रेष्ठ है, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा है, ऊंचाई में ज़्यादा नहीं है। तो जो ऊंचाई में सबसे बड़ा होगा वो उच्चतम होगा, ठीक है। बाकी श्रेष्ठता में जो सबसे ऊपर होगा वो महत्तम होगा। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ग्राह्य, ग्राह्य का विलोम क्या होगा? सुग्राह्य, अग्राह्य, विग्राह्य या फिर अपग्राह्य। तो सही उत्तर है ग्राह्य का विलोम क्या होगा? ग्राह्य का विलोम होगा अग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है जो ग्रहण करने योग्य हो, जो ग्रहण करने योग्य हो, ठीक है।
और अग्राह्य जो ना ग्रहण करने योग्य है, जो ना ग्रहण करने योग्य हो, ठीक है, जो ना ग्रहण करने योग्य। सुग्राह्य जिसको सुगमता से ग्रहण किया जा सके, आसानी से सुगमता से ग्रहण किया जा सके, वो सुग्राह्य होता है। विग्राह्य क्या होता है? टूटना, ठीक है, जिसे तोड़ा जा सके, ठीक है, तोड़कर ग्रहण किया जा सके, विग्राह्य। ये बनता किससे है? विग्रह से, टूटना, ठीक। अपग्राह्य जो होता है शब्द नहीं होता, ठीक है। फिर उदय का विलोम क्या होगा? उदय का विलोम सिंपल सी भाषा में अस्त होगा, ठीक है, उदय का विलोम अस्त। निर्दय का विलोम क्या होगा? सदय, ठीक। अंत का क्या होगा? शुरू, ठीक। और सदय, सदय का उल्टा होता है निर्दय, ठीक है। सदय क्या होता है? जो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का हो, उसे सदय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्घट शब्द के शुद्ध वर्तनी वाले तद्भव रूप का चयन कीजिए। यानी कि तद्भव क्या होगा? अर्घट का तद्भव घड़ा, घड़ा नहीं होगा क्योंकि घड़ा का जो तत्सम होता है वो घट होता है, घट होता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी हैं ये सब क्या लिखे हुए हैं? तद्भव लिखे हुए हैं। इनका तत्सम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा भी तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगाटक, ठीक है, याद रखिएगा, श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक होता है। रहट जो होता है, रहट का होता है अर्घट, ठीक है। तो रहट का तत्सम अर्घट, तो यही पूछा है, अर्घट का यहाँ पे तद्भव कौन सा होगा? रहट। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। फिर रीठा, रीठा आपने सुना होगा, एक औषधि होती है। रीठा का जो तत्सम होता है वो होता है अरिष्ठ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न कह रहा है। तो मैं मौसमी को बुलाता हूँ, गलत है। मैंने मौसमी को बुलाई, ये भी गलत है। मैंने मौसमी को बुलाया, ये सही है। बाकी जो चौथा है, मैं मौसमी को बुलाई, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जो है एकदम सही है, वाक्य एकदम शुद्ध है, मैंने मौसमी को बुलाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? पक्ष, ये भी तत्सम है। पत्थर जो है ये तद्भव है। पत्थर का तत्सम क्या होगा? प्रस्तर होगा। बाकी पक्ष जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पक्ष का पत्ता, है ना। और पंक्ति, पंक्ति तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? पंगत। और पत्र, पत्र का जो तत्सम होगा वो तत्सम क्या होगा? पत्ता, ठीक है। इसका जो होगा पक्ष का पत्ता नहीं होगा, पंख होगा, ठीक है। तो पक्ष का जो तद्भव होगा वो पंख होगा, पत्र का जो तद्भव होगा वो पत्ता होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो प्रश्न है, यानी कि वाक्य है, जो निगाह से परे हो, यानी कि जो दिखाई न दे। निगाहहीन, ये गलत है, निगाहहीन तो हो गया जिसकी निगाहें ही ना हो, तो ये गलत है। निगेबान भी नहीं होगा। परोक्ष, परोक्ष सही उत्तर है, क्योंकि परोक्ष जो होता है वो हमारी निगाह से परे होता है, हमें दिखता नहीं। तो परोक्ष का उल्टा क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो सामने दिखता है वो प्रत्यक्ष होता है, जो नहीं दिखता वो परोक्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। इन चारों ऑप्शंस में तद्भव कौन है? मक्खन, माता, वृश्चिक या फिर पाश। तो सही उत्तर है मक्खन। मक्खन यहाँ पे तद्भव है, तो मक्खन का तत्सम क्या होगा? मृक्षण। मृक्षण जो होता है वो तत्सम होता है मक्खन का। माता जो है, माता तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होगा? माँ होगा। वृश्चिक, वृश्चिक जो होता है वो बिच्छू को कहते हैं, ठीक। तो बिच्छू जो है वृश्चिक का तद्भव है। पाश जो होता है ये तत्सम होता है, इसका तद्भव होगा फंदा, है ना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। तो विस्थापित लोगों को पुनः बसाना जो होता है वो होता है पुनर्वास, यानी पुनः वास कर देना उन्हें, पुनः वास करना वो पुनर्वास होता है, ठीक है। पुनरावृत्ति क्या होता है? तो पुनरावृत्ति होता है किसी चीज़ का बार बार दोहराया जाना, वो पुनरावृत्ति होता है, ठीक है। और पुनरुक्ति क्या होता है? किसी कही गई बात को, ठीक है, कही गई बात होती है, कही गई बात को दोहराना वो होता है पुनरुक्ति, ठीक। अगला प्रश्न है, विवाद का विलोम क्या होगा? निर्विवाद, वाद, प्रवाद या फिर प्रतिवाद। तो सही उत्तर है विवाद का विलोम होगा निर्विवाद,
ठीक है। विवाद यानी कि कहा सुनी, और निर्विवाद जिसमें कहा सुनी ना हो। तो सही उत्तर क्या है? निर्विवाद। वाद क्या होता है? वाद बेसिकली होता है कोई अपना पक्ष रखा जाए, कोई बात कही जाए, वो वाद होता है। प्रवाद क्या होता है? प्रवाद भी वार्तालाप होता है, ठीक है। प्रवाद वार्तालाप को ही प्रवाद कहते हैं। और प्रतिवाद क्या होता है? जब वाद के बदले में प्रतिवाद किया जाए, ठीक है। जो प्रतिवाद होता है वाद का उल्टा होता है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। पड़ोसिन, चरमोत्कर्ष, झंडा, आजीविका। तो इसमें देखिए जो ये ऑप्शन 1, 3 और 4 है, ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें कोई भी वर्तनी अशुद्ध नहीं है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको देखते ही पढ़ेंगे चरमोत्कर्ष, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। चरमोत्कर्ष लिखा ही नहीं है, ये चरमोत्सर्ग लिखा है। तो इसका सही वर्तनी क्या होगा? चरमोत्कर्ष, ठीक है। आधा का, वो आधा ता फिर का, उसके बाद में फिर ये वाला शा आएगा, ठीक है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले तत्सम शब्द का चयन करें। यानी तत्सम शब्द है वो भी अशुद्ध वर्तनी, तो वो क्या होगा? लशुन, जनेऊ, भौरा या फिर बैराग, ठीक है। तो बैराग तो तद्भव है, भौरा भी तद्भव है, जनेऊ भी तद्भव है। तो पहले इनका तत्सम देख लेते हैं। जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत होता है। भौरा का क्या होता है? भ्रमर। बैराग का क्या होता है? वैराग्य। ये तो तत्सम हो गए। यहां पे ये अकेला बचा, ये तो तद्भव है, ठीक है। एक्चुअल में ये तत्सम है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ये इसका सही तत्सम क्या होगा? लशुन होगा, ठीक है। और लशुन का तद्भव क्या होता है? लहसुन, ठीक। फिर अगला प्रश्न है, तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तृणक नहीं होगा, तृण नहीं होगा, तीर्ण भी नहीं होगा, तृण सही उत्तर है। तृण जो है सही उत्तर है, तृण तिनका का तत्सम है। तृण अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, तृण धरि ओट कहत बैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो वो जब तिनके की ओट में कहती हैं रावण को, तो वही तृण है। तिनके का ही, तिनका का तत्सम होता है तृण। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? यानी कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। दानवीय, निंदित, चिंतन या फिर मानवीय, ये सभी विशेषण है, ठीक है। पहले अगर आप देखेंगे दानवीय, दानवीय विशेषण ये बना किससे है? दानव से बना है, ठीक है। तो ये तो विशेषण हो गया, दानव से बना है, संज्ञा से बना है। निंदित ये बना है निंदा से, तो ये भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। मानवीय बना है मानव से, ये भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। एक अकेला तीसरा है जो चिंता से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये विशेषण है ही नहीं, ठीक है। चिंतन जो होता है वो भी अपने आप में संज्ञा होता है, वो विशेषण नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। तत्सम शब्द सप्तशती के तद्भव रूप का चयन कीजिए। तो सप्तशती क्या होता है? सतसई। सतसई इसका जो होता है तद्भव रूप होता है, 700 को, ठीक है, सप्तशती कहा जाता है। सप्तशती तत्सम है और सतसई इसका तद्भव है। 87 तद्भव है। 87 87 इसका तत्सम क्या होता है? 87 का तत्सम होता है सप्ताशीति, सप्ताशीति। और सप्तदश, सप्तदश होता है 17, ठीक है। तो 17 इसका तद्भव है और तत्सम है सप्तदश। फिर है चौथा 77, 77, 77 अपने आप में तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा सप्त सप्तति। इसका तत्सम जो होगा वो होगा सप्त सप्तति। तो ये 77 का तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, जिसे जानना आवश्यक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिसे जानना आवश्यक हो, अगेय होगा नहीं होगा? क्योंकि अगेय का मतलब होता है जिसे ना गाया जा सके, ठीक है, ना गाया जा सके, वो होता है अगेय। और गेय क्या होता है? जिसे गाया जा सके, गाया जा सके, वो गेय होता है। और अज्ञेय क्या होता है? जिसे ना जाना जा सके, ठीक। और गेय क्या होता है? जिसे जाना जा सके या फिर जो जानना आवश्यक हो, जो जानने योग्य हो, ठीक। तो सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मृगांक किसका पर्यायवाची है?
मृगांक किसका पर्यायवाची है? कमल का, या फिर चंद्र का, या फिर नयन का, या फिर सूर्य का? तो सही उत्तर है चंद्र का। चंद्र इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन सही है, मृगांक जो है वो चंद्र को कहते हैं। ठीक। कमल क्या होता है? कमल की बहुत सारी पर्यायवाची होती हैं, जैसे जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, तोयज, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, जैसे उत्पल। उत्पल भी कमल को कहा जाता है। और पाथोज, पाथोज भी कमल को कहते हैं। बहुत सारी पर्यायवाची हैं। मकरंद, मकरंद भी कमल को कहा जाता है। ठीक है। और अंभोज, अंभोज भी कमल को कहते हैं। अंभोज के साथ साथ कोकनद भी कहते हैं। बहुत सारी पर्यायवाची हैं कमल की। ठीक है। चंद्र, जिसको शशि, शशांक, शशि तो रोशनी को बोलते हैं, चांदनी को, तो शशांक, मृगांक, राजेश भी चंद्र को बोलते हैं, चंद्रमा। ठीक है। ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? चंद्र की। नयन, नयन आँख को बोलते हैं। चक्षु, लोचन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्ष, ये सब नयन की पर्यायवाची होती हैं। सूर्य का दिनकर, भास्कर, दिवाकर, रवि, सूरज, ये सब सूर्य की पर्यायवाची होती हैं। फिर दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मधुर, मधुर का विलोम क्या होगा? तिक्त, लवण, अम्ल, या फिर कटु? तो मधुर जो होगा उसका जो विलोम होगा वो होगा कटु। ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। जैसे तिक्त जो होता है तीखा होता है, उसको तिक्त कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लवण जो होता है नमक, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अम्ल जो होता है वो सिरका जैसे ना अम्लीय होता है, तो वो भी मधुर का उल्टा नहीं होगा। मधुर का होगा कटु। जैसे हम बोलते हैं मधुर वचन, तो मधुर वचन का उल्टा कटु वचन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम आरओ एआरओ का होने वाला है, 11 फरवरी 2024 को, ये इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला सेट में लेकर के आऊँगा। उसमें भी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, साथ में करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट, सुझाव या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। सपोर्ट करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।